मैथमेटिक्स को बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, राइट। जैसे कि कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड सो ऑन, बहुत सारे ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स के। अब जैसे ही आप हायर मैथमेटिक्स के यूनिवर्स में एंट्री लेते हैं, अब हायर मैथमेटिक्स में किसको कह रहा हूं, जैसे ही आप 10th पास करके 11th में एंट्री लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हायर मैथमेटिक्स के यूनिवर्स में आपने एंट्री ले ली है। तो उस हायर मैथ्स को समझने के लिए डेफिनेटली आपने जो अपने जूनियर क्लासेस में यानी कि 10th तक जो भी आपने मैथ्स के थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप वहां पे अप्लाई करेंगे, तभी आप जाके उन कॉन्सेप्ट को जो हायर मैथमेटिक्स में आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपको समझना है, वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, इन्हीं बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स में से दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिर्फ मैथ्स में ही आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हर फील्ड ऑफ स्टडी में यूज होते हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप फिजिक्स ले लीजिए, चाहे कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी ले लीजिए, वहां पे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। और इनमें से एक का नाम है रेशियो और दूसरे का नाम है प्रोपोर्शन। चूंकि आज पहला क्लास है, ये मैथ्स का जो सेशन है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अपने पहले क्लास के लिए इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को आज सिलेक्ट किया है। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, आधा घंटा 35 मिनट का ये क्लास होगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। अब डेफिनेटली आपने थोड़ी बहुत जानकारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ली होगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानते होंगे। चलिए आज आप सीख लेंगे उसको भी। तो शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले रेशियो, हम कंबाइंडली इसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो देखते हैं कि क्या होता है। रेशियो, सपोज करिए कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपको उस मोबाइल फोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंपेयर करना है। तो आप उस मोबाइल फोन के कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को किसी लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे, मतलब किसी लैपटॉप से कंपेयर करेंगे, उसको किसी टीवी से कंपेयर करेंगे? आपको चाहिए होगा, आप डेफिनेटली कोई दूसरा फोन, कोई दूसरा मोबाइल फोन सोच के आएंगे कि हाँ भाई, मुझे इसमें जो जो है, जितना रैम इसमें है, जितना स्टोरेज इतना है, उस तरह से मुझे चाहिए, या उसके कंपैरिजन में इतना इतना मुझे चाहिए, एटलीस्ट जो भी मैं फ़ोन लेने जा रहा हूँ उसके लिए। तो आपने देखा कि आपको एक फ़ोन लेना है जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने सोच रखा है किसी दूसरे फ़ोन के रेस्पेक्ट में कि हाँ भाई, उसमें इतना है तो मुझे इतना चाहिए, उसमें रैम इतना है तो मुझे रैम इतना चाहिए, उसमें स्टोरेज इतना है तो मुझे स्टोरेज इतना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने फ़ोन को जब सोचा आपने कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो आपने किसी दूसरे फ़ोन को पहले देखा कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, मतलब दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं, आपको फ़ोन लेना है आपको, और जब आपने उसको कंपेयर किया तो आपने किसी दूसरे फ़ोन से ही किया, ना कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। उसी तरह ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दोनों ये ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हों। अब सेम काइंड से मेरा क्या मतलब है, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हो, क्योंकि जब मैं ये बताऊंगा तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ठीक से अभी नहीं समझ पाए इनको, उनके दिमाग में एक जो क्वेश्चन है वो उठने वाला है, और ये सही बात भी है, उठना भी चाहिए। चलिए देखिए, ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा, सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ए और बी को हम क्या कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? डेफिनेटली वी कैन डू इट, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं, राइट। सपोज करिए आपको लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ कंपैरिजन करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो कैसे करेंगे? उस दूसरे ऑब्जेक्ट का आप लेंथ पहले चेक करेंगे।
लेंथ से लेंथ ही तो कंपेयर करेंगे ना, दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट से आप पहले ऑब्जेक्ट के लेंथ को तो कंपेयर नहीं करेंगे। अब ये बात मैं वेट और लेंथ की बात क्यों कह रहा हूं, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम काइंड का हो गया, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम काइंड का हो गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने वेट का भी बात किया और लेंथ का बात किया, क्यों, यहां तो यूनिट आ गया। इसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। सपोज करिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई लेंथ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका भी डेफिनेटली कुछ लेंथ है, इसका L1 है, इसका L2 है। अब लेंथ है तो डेफिनेटली दोनों यूनिट सेम समझ लीजिए, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेम यूनिट समझ लीजिए, ठीक है। सपोज करिए कि ये A है, ये B है। अब सेम काइंड का मतलब ये हुआ रेशियो में कि ये दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सेम तरह के ऑब्जेक्ट का मतलब मेरा है कि ये रॉड है तो ये भी रॉड है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैंने फोन वाला जो एग्जांपल दिया वहां पे आपको समझाना जरूरी था कि हाँ भाई सेम काइंड का ऑब्जेक्ट, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है। जब रेशियो की बात करते हैं तो यहां पे समटाइम्स वी आर कंपेयरिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जब रेशियो में कंपैरिजन की बात आती है और यहां पे जब सेम काइंड के ऑब्जेक्ट की बात आती है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब लेंथ और वेट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा। अब रेशियो में या मैथमेटिक्स में बेसिकली सेम काइंड के क्वांटिटीज, जिनको मैं अभी तक ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, क्वांटिटीज को यस मैं अभी तक ऑब्जेक्ट कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो मैथमेटिक्स में सेम काइंड के क्वांटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट अगर आप कहना चाहें तो, लेकिन आप क्वांटिटी कहने की प्रैक्टिस करिए। तो मैथमेटिक्स में सेम तरह के क्वांटिटीज का मतलब है कि उनका यूनिट और प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। मगर अगर मैं ये ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी ए है, इसके लेंथ की बात कर रहा हूं तो यहां पे इसके भी लेंथ की ही बात करूंगा, और इसको अगर मैंने मीटर रखा है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या कि ये कोई भी, ये L2 किसी भी लेंथ में आपको गिवन दिया हो, मान लीजिए किलोमीटर में दिया हो तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया कि दोनों A और B के मुझे लेंथ्स को कंपेयर करना है। मैथमेटिक्स में मेजरमेंट का बड़ा रोल होता है, और मेजरमेंट जब हम करते हैं, जब मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, तो वहां पे हमें यूनिट काम में लेना पड़ता है, यूनिट से काम कराना पड़ता है। तो मैथ्स में याद रखिए सेम क्वांटिटीज, या अगर आप ऑब्जेक्ट अभी तक मैं कहते आया हूं तो सेम क्वांटिटी या सेम ऑब्जेक्ट का मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मतलब होता है मैथमेटिक्स में इनका कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका प्रॉपर्टी और यूनिट दोनों सेम तरह के हों। मतलब यहां पे लेंथ की बात कर रहा हूं तो यहां पे भी इसके भी लेंथ की बात कर रहा हूं, और यहां मीटर की बात कर रहा हूं तो यहां भी मीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि मैथ्स में क्वांटिटीज क्या होता है। तो आप समझ गए सेम काइंड के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि भाई रेशियो होता क्या है, अभी तक हमने ये नहीं समझ पाए। जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसी कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। लेकिन एक कैच है यहां पे, हमेशा याद रखिएगा कि वो दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड के होने चाहिए। समझ में आया? सो व्हेनेवर वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ दोज टू क्वांटिटीज। ठीक है। Comparison of two quantities of the same kind is called a ratio. डेफिनेटली जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटी तो चाहिए। जैसे फोन का मैंने एग्जांपल क्यों दिया, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, क्यों? क्योंकि आपको अगर एक पर्टिकुलर फोन जो आपको लेना है उसको कंपेयर करना है तो आप उसको किसी दूसरे फोन से कंपेयर करेंगे। जब कंपैरिजन की बात आएगी तो डेफिनेटली आप
You are going to compare it with some other phone, not something else. You are going to compare it with some other phone. तो ये फिजिकल वर्ल्ड में ये सेम क्वांटिटी का मतलब होता है, लेकिन मैथ्स में सेम क्वांटिटी का मतलब ये होता है, यानी कि अगर दो क्वांटिटी सेम है तो दोनों का प्रॉपर्टी यूनिट सेम हम रख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड सेम क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स या सेम ऑब्जेक्ट्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, जब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो अब देखिए, ये हो गया रेशियो का डेफिनेशन. अब फ्रैक्शन तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, डिवीजन. चलिए, अब किसी भी दो क्वांटिटी ए और बी जो कि सेम काइंड के हों, इनका रेशियो जब हम मेजर करते हैं तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ए और इसको पढ़ते हैं इज टू बी. इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी, और इसी रेशियो को हम ए बाई बी भी लिखते हैं. सो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज बेसिकली दिस डिवीजन. बट ये जो डिवीजन है ये दो क्वांटिटीज के बीच में है, ए और बी, और दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के हों. अब बहुत सारे स्टूडेंट, जो मैं शुरू में मैंने कहा था कि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, वो पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम फिजिक्स में, तो क्या ये रेशियो नहीं है डिस्टेंस बाय टाइम का, जो भी डिस्टेंस है, क्या ये भी रेशियो है? क्योंकि डिवीजन ये भी है, डिवीजन वो भी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि भाई ये डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो क्या मतलब है, दोनों तो सेम है, ये भी रेशियो है तो वो भी रेशियो है. यहीं पे आप गलती कर देंगे. ये रेशियो नहीं है. दिस इज अ होल डिफरेंट थिंग देन दिस वन. जब प्योर रेशियो की बात करते हैं, अब रेशियो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये और ये सेम क्वांटिटी का हो, मान लीजिए ए कोई किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है, जो कि मैंने बात किया, ए किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है, मान लीजिए उसका लेंथ है आपको 100 मीटर्स, तो बी भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ होना चाहिए, किसी भी यूनिट में हो, उसको हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बी भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ ही होना चाहिए. मान लीजिए कि बी का जो लेंथ है वो है 200 मीटर. 200 मीटर, यहां पे ध्यान दीजिए, मीटर मीटर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/2. ए और बी का जो रेशियो है वो बेसिकली एक नंबर आया है. नंबर, यहां पे कोई यूनिट आपको नहीं दिख रहा है. सो ratio of two quantities is an abstract quantity, is basically a number without any measurement. दो क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं. लेकिन यहां पे डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. यहां पे स्पीड का एक पर्टिकुलर यूनिट आ रहा है, एक मेजरमेंट आ रहा है. इसका यह मतलब है कि ये कोई रेशियो नहीं है. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को या इस तरह का जब भी कुछ देखें, उसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर. ध्यान दीजिए, जो न्यूमरेटर है यानी कि d और जो डिनोमिनेटर है यानी कि t, तो इस तरह के सिचुएशन में यहां पे कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज नॉट द रेशियो. This is the rate of change of one quantity, that is distance, with respect to another quantity, that is time in this case. But ratio of two quantities is this, which is just an abstract number, because these two quantities are of the same kind. मतलब कि A कोई ऑब्जेक्ट है, B कोई ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेम प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं ए और बी से. उन्हीं दो क्वांटिटीज को हम सेम क्वांटिटीज कहते हैं. तो मैथ्स में सेम क्वांटिटी का ये मतलब होता है, और ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है.
तो याद रखिएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर होता है, ये रेशियो नहीं होता है, राइट? और ये रेशियो होता है, यही डिफरेंस होता है, यही चीज आपको पकड़ना है, यही चीज आपको समझना है। तो रेशियो ये होता है बेसिकली, ठीक है? सो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज द कंपैरिजन ऑफ देम and both of those quantities should be of the same kind। अब रेशियो एक्चुअली दूसरा जो पॉइंट है आपका वो ये होगा कि ठीक है सर, ये तो बड़ा बेसिक सा आ गया, इतना हमने समझ लिया, जो कि आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि बहुत सही से मैंने बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि और क्या हो सकता है, और भी कुछ होता है क्या? डेफिनेटली होता है। अब रेशियो a बाई बी का कितना है, ये बेसिकली आपका एक फ्रैक्शन है, ये यही बताता है कि ए बी का कितना पार्ट है, ए बी का कितना पार्ट है या कितना मल्टीपल है। मान लीजिए कि आपके पास एक यहां पे कोई बकेट है या कुछ भी जिसमें कि आप कुछ रख सकते हैं, ठीक है? एक बॉक्स है मान लीजिए, इस बॉक्स में दो तरह के मिक्सचर है, दो तरह के मिक्सचर है, एक मिक्सचर का नाम है ए और दूसरे मिक्सचर का नाम है बी, right? Suppose the total quantity of this mixture inside this box is 5 लीटर, यानी कि इस बॉक्स में 5 लीटर ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है? ए और बी का 5 लीटर मिक्सचर है, मान लीजिए दारू और पानी, ठीक है? तो दारू और पानी का मिक्सचर, छोड़िए दारू का थोड़ा खराब हो जाएगा एग्जाम्पल, छोड़िए दो तरह के मिक्सचर को समझते हैं। ए और बी दो तरह का मिक्सचर है, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मिक्सचर है, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में है, सपोज कर लेते हैं 5 लीटर है इसमें। अब आपसे कहा जा रहा है रेशियो के टर्म में भी कि भाई 1:2 के रेशियो में है, मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2 है, इसी रेशियो में ये मिक्सचर है इस 5 लीटर में। इसका मतलब क्या है? अब यही चीज आपको ग्रैब कर लेना है, दैट्स इट, रेशियो खत्म। मैंने कहा कि रेशियो आपको बताता है कि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी का कितना पार्ट है, कितना भाग है, कितना मल्टीपल है। यहां पे ए बी का कितना भाग है, कितना पार्ट है। अब यहां पे 1:2 का मतलब है कि इस पूरे 5 लीटर में एक भाग ए का है तो 2 भाग बी का है। अब इसको देखने का एक दूसरा तरीका है। अब ये टोटल क्वांटिटी है 5 लीटर, ध्यान से देखिएगा, ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2 है। आपसे पूछा जाएगा कि ए इसमें कितना है, ए इसमें कितना है, देखते हैं। ए जो है इसमें है, टोटल पार्ट्स कितना हो गया पहले ये बताइए, 1 और 2 मिला के टोटल पार्ट्स 1 + 2 बराबर 3। तो याद रखिए जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे एक क्वांटिटी का अमाउंट या क्वांटिटी पूछा जाए, यहां पे ए का पूछा जा रहा है कि ए कितना है 5 लीटर में, तो क्या करेंगे, ए का क्या है यहां पे 1 बाई डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से, ए और बी का जो कंबाइंड पार्ट है कितना है 3, और बकेट में कितना पानी है 5, बकेट में कितना पानी है 5, यानी कि 5/3। ए 5/3 लीटर है, ए क्या है 5/3 लीटर। उसी तरह से पूछा जाएगा कि भाई बी कितना है इसमें, डेफिनेटली बी को निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप ए निकल गया तो 5 लीटर में से इतना घटा दीजिए, आपको बी मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि बी का कितना पार्ट है यहां पे 2, टोटल पार्ट कितना है 3, और बकेट में टोटल अमाउंट कितना है मिक्सचर का 5, सो 10/3। सो B = 10/3। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। देखिए A कितना है 5/3, B कितना है 10/3, कितना हो गया 15/3, 5, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेशियो, राइट। अब हमने यहां पे ये नहीं कहा कि भाई एक 5 लीटर का मिक्सचर है टोटल जिसमें कि 5/3 लीटर A है और 10/3 लीटर B है। कितना ऑकवर्ड, कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा ये, इसीलिए आप सीधे आपसे कह दिया जाएगा कि भाई 1:2 के रेशियो में दोनों है। दैट इज
द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो। इस तरह के लेंदी चीज को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो इज बेसिकली बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे का क्या है, कितना है। ठीक है, रेशियो इतना ही है, ये रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बहुत तरह के रेशियो होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दैट्स इट। इट टेल्स अस दैट one quantity, how much part one quantity is of the other। अब डेफिनेटली ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। रेशियो में न्यूमरेटर जो होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि बी यहां पे, उसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। याद रखिएगा इसको, ये मैथमेटिकल टर्म्स है। ठीक है, तो किसी भी रेशियो का जो न्यूमरेटर होता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट, जो डिनोमिनेटर होता है वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ रेशियो के टाइप्स हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं भाई। आज प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं करेंगे, बस जो बेसिक है उसको मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब बहुत तरह के टाइप्स ऑफ रेशियो होते हैं। अब जैसे कि एक होता है कंपाउंडेड रेशियो। क्या होता है भाई ये? कंपाउंडेड, रुकिए थोड़ा सा भीग गया है बोर्ड, सुखा लूं। कंपाउंडेड रेशियो, मान लीजिए आपके पास दो रेशियो है या दो से ज्यादा रेशियो है। मान लीजिए आपके पास A/B और C/D, ये दो रेशियो हैं, तो इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो बोला जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है। मान लीजिए और भी रेशियो है E/F एंड सो ऑन, तो इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा? compounded ratio of these ratios या compounded ratio of each of these ratios is equal to क्या? A/B into C/D into E/F and into so on, that's it। मान लीजिए आपके पास कहा गया कि भाई एक रेशियो है 2/3 और एक रेशियो है 5/6। दोनों का कंपाउंडेड रेशियो निकाल लीजिए। क्या करेंगे? दोनों का जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो होगा 2/3 इंटू 5/6, 10/18। ठीक है, थोड़ा भीगा हुआ है इसीलिए 10/18। और आपको पता है कि किसी भी रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? फ्रैक्शन में आपने देखा था, लोएस्ट फॉर्म में मतलब इस तरह के फॉर्म में लिखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक जानकारी है, इसलिए आज के क्लास में मैं नहीं बता रहा हूं। किसी क्लास में जब कोई एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगा तो यहां पे इतनी बेसिक चीजें HCF वगैरह के बारे में बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं 5/6। ठीक है, चलिए, तो ये एक टाइप हो गया रेशियो का। अब और भी बहुत सारे टाइप हैं। ये तो कंपाउंडेड रेशियो होगा। कंपाउंडेड रेशियो मतलब मल्टीप्लाइंग ऑल द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल द रेशियोज आर कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द गिवन रेशियोज। अब एक आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये सब बेसिक है जो कि मुझे पता है कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। क्या हो गया भाई?
डुप्लीकेट रेशियो। मान लीजिए आपके पास एक रेशियो है a बाई बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। उसी तरह सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाई बी क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए इसको, हो गया। ये सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। अगर आपसे पूछूं कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो a बाई बी ही आएगा। ठीक है। उसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब यहां पे स्क्वायर किया है, वहां पे क्यूब कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो ये कुछ रेशियोज के टाइप्स हैं जो कि आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, वो समझते हैं कि भाई वो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन? रेशियो आपने पढ़ लिया, अब प्रोपोर्शन मुझे आपको बताना है कि भाई प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास दो रेशियोज हैं। याद रखिए, जब रेशियो में समझा रहा था तो वहां पे मैं कह रहा कि दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, यहां पे मैं कह रहा हूं कि दो रेशियोज हैं। सपोज यू हैव टू रेशियोज, एक है 1:2 और दूसरा है 3:2, 3:6। अब एक चीज आपको मैंने नहीं बताया रेशियो में, क्योंकि वो आप जानते होंगे कि किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम कांस्टेंट से या सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होता है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रेशियो में जो कि आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम्स सच एज ओलंपियाड्स में बहुत काम देंगे। ठीक है, तो ये 1:2 है, ये 3:6 है। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है ये 3/6 के बराबर नहीं है, बराबर है ना, मतलब 3/6। ठीक है, इसका मतलब है कि 1:2 और 3:6 जो है ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शनेट में है। मतलब कि जब दो रेशियोज एक दूसरे के साथ इक्वल हो, बराबर हो, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। तो ये जो पूरा रिलेशनशिप है यही प्रोपोर्शन कहलाता है। अब यहां पे थोड़ा सा सिर्फ यही समझना काफी नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, खास करके ओलंपियाड्स में, मैं बता रहा हूं आपको। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके मैथमेटिक्स के जर्नी के लिए। चलिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, व्हेन टू रेशियोज आर equal, when two ratios are equal, then that relationship is called proportion, and the four quantities involved and
4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व, माफ करिएगा थोड़ा पेन जो है ना चल नहीं रहा है, 1 मिनट मैं दूसरा पेन देख लूं थोड़ा। चलिए, and the 4 quantities or quantities involved are called proportionals। जब दो रेशियोज एक दूसरे के साथ बराबर हों तो उस पूरे रिलेशनशिप को या उस पूरे रिलेशन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन, और उस रिलेशन में जो 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, अब 4 क्वांटिटी आप पूछेंगे कि भाई 4 क्वांटिटीज कौन कौन से इन्वॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक रेशियो है A/B, दूसरा रेशियो है C/D। जब 2 रेशियो की यहां पे बात कर रहा हूं तो आपके पास 4 रेशियो तो 4 क्वांटिटीज तो इन्वॉल्व होंगे उनमें, क्योंकि भाई हर एक रेशियो किसी 2 क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन को दर्शाता है। तो यहां पे 2 क्वांटिटीज हो गए, यहां पे 2 क्वांटिटीज होंगे, यानी कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये हो गया प्रोपोर्शन। इसी को लिख सकते हैं हम और A/B, और इस तरह से डबल कोलोन का साइन देंगे और C/D। A/B इसको पढ़ेंगे A/B एज C/D। इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये ज्यादा आसान तरीका है लिखने का। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, प्रोपोर्शन। और 4 क्वांटिटीज जो A, B, C एंड D हैं, यही चारों कहलाते हैं प्रोपोर्शनल्स। ये चारों क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल्स। ABCD आर A, B, C एंड D आर प्रोपोर्शनल्स। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शन है, ये रिलेशन प्रोपोर्शन है, ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास इन चारों में से किसी 3 का वैल्यू पता है तो आप चौथे को निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास B बराबर दिया हुआ है 1, C बराबर 2 और D बराबर 5। आपसे कहा जा रहा है कि आप A का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D। A बराबर BC/D, B कितना है 1, C कितना है 2 डिवाइडेड बाई D कितना है 5, यानी कि 2/5। तो A आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए आपके पास। एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं प्रोपोर्शन में, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं रेशियो में, जिनके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रेशियो का है और जो आपको मस्ट है याद रखना, वो अब मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद प्रोपोर्शन से कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्रोपोर्शन से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, और प्रोपोर्शन में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों फंस जाते हैं। क्योंकि रेशियो तो बेचारा सीधा साधा है, बन जाता है। प्रोपोर्शन दिक्कत करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये रिलेशनशिप है। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको, दैट्स इट। चलिए, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछिएगा मेरे से। डेफिनेशंस को समझना जरूरी है, ऑलवेज याद रखिएगा इस चीज को। किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना सही नहीं है। सिर्फ जब तक आप
उसके डेफिनेशन को नहीं समझ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है क्या उसको नहीं समझ रहा है। प्रोपोर्शन में बहुत कुछ है, जैसे कि ये जितना कुछ आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये यूक्लिड का जो बुक नंबर 5 है, जो कि जियोमेट्री का किताब है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का एल्जेब्रिकल इक्विवेलेंस है ये। प्रोपोर्शन का जो डेफिनेशन है यूक्लिड के उस किताब में, वो जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है, वो अलग डेफिनेशन है। ठीक है, अब उसमें मैं नहीं एंटर करने वाला हूं, नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे और आप मेरे क्लास को देखेंगे ही नहीं, पता चलेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताएगा, तो मैं डेफिनेटली उसको समझाऊंगा कि क्या होता था वो, या ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो है क्या है प्रोपोर्शन का। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, देखिए, if a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to and so on, और भी बहुत तरह के रेशियो हैं, then each of these ratios is equal to p into a to the power n plus q into c to the power n plus r into e to the power n। अभी बोर मत होइएगा, क्योंकि अब आप एडवांस मैथमेटिक्स में एंट्री ले चुके हैं। आपको ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है अगर आपको मैथ्स आगे देखना है तो। डिवाइडेड बाय p इंटू b टू द पावर n प्लस q इंटू d टू द पावर n प्लस f इंटू, माफ करिएगा, r इंटू f टू द पावर n एंड सो ऑन, where p, q, r, n are any quantities whatever, जहां कि p, q, r, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, p, q, r, n कोई क्वांटिटीज हो सकता है। अब ये जो थ्योरम है, ये एक तरह का थ्योरम है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं बताने जा रहा हूं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े बोर होंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप अब उस लेवल में एंटर कर रहे हैं। तो वो बच्चों वाली जो मैथमेटिक्स है ना, उसको अब थोड़ा सा आपको त्यागना होगा। त्यागने का मतलब है कि वो जो आपने जानकारी ली है उसको नहीं कहीं फेंक देना होगा। मतलब कि आप जो बचते आ रहे हैं ना कि नहीं मुझे किसी चीज का प्रूफ नहीं देखना है, दैट इज रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे एक ऐसा रिजल्ट है जो कि क्या बताऊं मैं, कितना यूज किया जाता है, और उस एक रिजल्ट से कितने सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब याद रखिए, अब डेफिनेटली ये प्रोपोर्शन है एक तरह से, a बाई बी बराबर c बाई डी, दो रेशियो बराबर। उसी तरह a बाई बी बराबर e बाई एफ, या c बाई डी बराबर e बाई एफ, ये भी प्रोपोर्शन है। ये तो एक तरह का प्रोपोर्शन है ये। ठीक है, बहुत सारे रेशियोज क्योंकि बराबर हैं तो ये प्रोपोर्शन है एक तरह का, या एक तरह का रिलेशन कह सकते हैं आप। तो अगर ये है तो याद रखिए, प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाने के लिए, या और अगर आसान भाषा में कहूं तो जब भी बहुत सारे रेशियोज बराबर हों, यानी कि दो या दो से ज्यादा रेशियोज, जो कि यहां पे दो से ज्यादा रेशियोज हैं, बहुत सारे रेशियोज अगर बराबर हों तो उनको
उनको सॉल्व करने का, अगर बहुत सारे रेशियोज बराबर हों और उस प्रॉपर्टी पे कुछ सॉल्व करना हो, यानी कि वो जो रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसमें कि बहुत सारे रेशियोज एक दूसरे के बराबर हों, उनको यूज करके कुछ आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि इन सारे रेशियोज को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से हम दर्शाते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, लेट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, और जो भी है बराबर के। एक कांस्टेंट मैंने मान लिया, यानी कि सारे रेशियोज बराबर हैं तो ये सब बराबर, ये हर एक रेशियो के बराबर होगा, मैंने मान लिया ऐसा, वेयर के इज सम कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए देयरफॉर a बराबर कितना होगा, देखिए b इंटू के नहीं होगा, सिर्फ a बाई बी को k के बराबर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो a बराबर b इंटू के। उसी तरह c बराबर d इंटू के, उसी तरह e बराबर f इंटू के, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से और भी होगा। अब ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है भाई कि ईच ऑफ दीज रेशियोज बराबर दिस, ईच ऑफ दीज रेशियोज बराबर दिस। एक मिनट, यहां 1/n ये भी करना जरूरी है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं, आपको देखना है कि भाई यहां पे a टू दी पावर n है और a इसके साथ p मल्टीप्लाई है। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, इसको, सिर्फ इसको, a इज इक्वल टू बी के, अगर दोनों तरफ में a इंटू पी टू दी पावर n इज इक्वल टू बी के इंटू पी टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, a इंटू पी एन इज इक्वल टू पी एन इंटू बी के। सिमिलरली यहां पे हमें क्या चाहिए, c टू दी पावर n के साथ। अच्छा, एक चीज और देखिए, मैंने आपको बोला नहीं, देखिए यहां पे थोड़ी गलती हुई है, यहां पे a टू दी पावर n है, क्या है, a टू दी पावर n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस रिलेशन को देखिए, a इज इक्वल टू बी इंटू के। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम होल टू दी पावर n कर दें तो ये bn kn, कोई दिक्कत। और अब अगर दोनों तरफ हम क्या करें, p से मल्टीप्लाई कर दें तो p bn kn, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है, p मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काम खत्म। उसी तरह यहां पे देखिए c टू दी पावर n के साथ q है, तो सबसे पहले इस रिलेशन में दोनों तरफ पावर कर देंगे n, तो हमारा आ जाएगा c टू दी पावर n इज इक्वल टू d टू दी पावर n इंटू k टू दी पावर n, और उसके बाद हम दोनों तरफ q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली q, क्योंकि जैसे यहां पे किया है वैसे ही यहां पे कर रहा हूं, इसीलिए सिमिलरली मैंने लिख दिया, q c टू दी पावर n इज इक्वल टू q d टू दी पावर n k टू दी पावर n, एंड उसी तरह यहां पे करेंगे तो e के साथ, e टू दी पावर n के साथ r है, तो हमारा आ जाएगा r e टू दी पावर n इज इक्वल टू f टू दी पावर n इंटू k टू दी पावर n, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे जो भी होता रहेगा, राइट। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, वैसे जरूरी है नहीं इसको करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या आता है, हमें इतना करने से हमें क्या मिलता है। ओके, नाउ ये अंदर वाला चीज हम पहले लेते हैं, यानी कि p a टू द पावर n प्लस q c टू द पावर n प्लस r e टू द पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय p b टू द पावर n प्लस q d टू द पावर n प्लस r f टू द पावर n
एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए भाई, p इंटू ए टू द पावर n, p इंटू ए टू द पावर n क्या आया है हमारा भाई? p b टू द पावर n k टू द पावर n। वेरी गुड, आया है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, आया है। चलिए, उसके बाद क्यू सी टू दी पावर एन, क्यू सी टू दी पावर एन क्या आया है? क्यू डी एन के एन। उसके बाद आर ई टू दी पावर एन क्या आया है? आर ई टू दी पावर एन इज इक्वल टू, देखिए यहां पे थोड़ा आर से मल्टीप्लाई भी तो दोनों तरफ करना है ना, क्या है? आर एफ टू दी पावर एन के टू दी पावर एन। और इसी तरह से आगे भी होगा, नीचे जैसे है वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि पी बी टू दी पावर एन प्लस क्यू डी टू दी पावर एन प्लस आर एफ टू दी पावर एन एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा इसको। चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, मैं भी सांस ले लेता हूं। ओके, चलिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू, यहां से कंटिन्यू करते हैं। इज इक्वल टू, ऊपर से k टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा, सब में k टू दी पावर n है तो k टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? b p b टू दी पावर n प्लस q d टू दी पावर n प्लस r e टू दी पावर r f to the power n and so on, divided by p b to the power n plus q d to the power n plus r f to the power n and so on। ये और ये, इन दोनों की कहानी खत्म, बचा k to the power n। मतलब इतना बराबर क्या बचा? k to the power n। Therefore p into a to the power n plus q into c to the power n plus r into e to the power n and so on, divided by, इसको इरेज कर दूं, divided by p b to the power n plus q d to the power n plus r f to the power n and so on is equal to k to the power n। आप जानते हैं कि अगर a to the power n बराबर, चाहे ऐसे करिए, x to the power n बराबर y है तो इसको हम x is equal to y to the power 1 by n लिख सकते हैं। बेसिक सी चीज है ये। उसी तरह यहां क्या करेंगे? दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू p a टू दी पावर n प्लस q c टू दी पावर n प्लस r e टू दी पावर n एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई p b टू दी पावर n प्लस q d टू दी पावर n प्लस r f टू दी पावर n एंड सो ऑन, होल टू दी पावर 1 by n। और हमें यही प्रूफ करना था। क्यों यही प्रूफ करना था? क्योंकि k क्या है? k हमने माना है जो रेशियोज गिवन दिए हुए हैं, जितने भी रेशियोज, इक्वल रेशियोज जो हैं, उन्हीं को तो k माना है ना। तो देयरफॉर, इसलिए each of the given ratios बराबर, यानी कि a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to and so on is equal to कितना है आपका? p into a to the power n plus q into c to the power n plus r into e to the power n and so on, divided by p into b to the power n plus q into d to the power n plus r into f to the power n
and so on whole to the power 1/n. Proved. डेफिनेटली आप में से बहुतों को इस प्रूफ का काम नहीं है, बट मैंने ये प्रूफ क्यों बताया है ये अब आपको मैं बताऊंगा. देयर इज अ रिजल्ट. मान लीजिए कि इसी सेम थ्योरम हो कि ए गिवन दिया हो आपको कि a by b is equal to c by d is equal to e by f and so on. इस तरह से आपको दिया हुआ हो कि कुछ गिवन रेशियोज या देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशियोज विच आर इक्वल, ये गिवन दिया हुआ हो, तो वहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलता है. सपोज करिए चूंकि p q r n कोई क्वांटिटीज हो सकता है, तो सपोज करिए कि p q r n ये चारों के चारों 1 हो जाए. सपोज करिए, और देखिए एक खेल होगा यहां पे. इरेज कर दो इसको. देखिए अब क्या होगा. देखिए सपोज P is equal to Q is equal to R is equal to N is equal to 1. Then इसी थ्योरम में each of the equal ratios यानी कि बराबर A by B बराबर C by D बराबर E by F एंड सो ऑन बराबर क्या हो जाएगा. P Q R N 1 है, यानी कि A इसके जगह पे A होगा, सिर्फ A बचेगा, P1 N1 बचेगा A. उसी तरह प्लस C फिर प्लस E एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई B प्लस D प्लस F and so on. This is the most important concept in ratio and proportion, जो कि आपको याद रखना चाहिए. Obviously, after understanding the basic definition of ratio and proportion, ये आपको इतना important concept है जो आपको हर जगह काम देगा. इसको आप याद रखिए प्लीज. ठीक है. Each of these equal ratios यानी कि A by B, C by D, E by F ये सारे के सारे बराबर होंगे इसका. यानी कि ध्यान दीजिए गिवन रेशियो क्या था. गिवन आपके पास क्या था कि A by B बराबर C by D बराबर E by F एंड सो ऑन. ये आपको दिया हुआ था, ये गिवन था. तो अगर ऐसा है यानी कि ये सारे के सारे रेशियोज बराबर सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स divided by the sum of all the denominators. ठीक है. ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि आज अगर मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा. आई होप आप आज के क्लास को आपने एंजॉय किया होगा या फिर आप करेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है, जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स मैं बहुत जल्दी अनलिस्ट कर दूंगा. ठीक है. तो चैनल पे वो सारे के सारे लेक्चर जो हैं अनलिस्टेड में अनलिस्ट कर दूंगा, इसलिए क्योंकि शायद वो लेक्चर्स इतने ज़्यादा डिटेल्ड हैं या कुछ तो है उनमें प्रॉब्लम, जिसके वजह से उनमें उतनी मुझे आई डेंट फाउंड एनीथिंग, कुछ भी उसमें मिला नहीं मुझे. आप लोगों ने उसे देखा नहीं, तो ज़्यादा मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने अपने तरफ से उन सारे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि उसको आपको सही से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ. बट शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना भी सही नहीं है.
उतना ही आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके एग्जामिनेशंस के पर्पस से, जैसे जेई हो गया या इस तरह के जो भी जेई लेवल के आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनमें आपको काम आए। तो आज से ये पहला लेक्चर है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें प्रूफ नहीं रखा। हाँ, ये प्रूफ जरूरी था, तो इस तरह के कुछ, अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं एकदम जाके आपको कुछ किसी चीज़ का प्रूफ ही नहीं बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैं इसमें भी आपको डिटेल में ही बताऊंगा, लेकिन कुछ डेफिनेटली कुछ कमियां उन लेक्चर्स में होंगी, इसीलिए मैं उनको अनलिस्ट करूंगा और मैथ्स को मैं फिर से आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर्स आपको एक दिन गैप करके डेफिनेटली मिलेगा, कोशिश करूंगा कि डेली आऊं, और फिजिक्स के लेक्चर्स बहुत जल्दी मैं अब ले आऊंगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि अब मैं प्लान करके ही आया हूं कि अब मैथ्स और फिजिक्स मुझे दोनों कवर करना है और रेगुलरली करना है। ठीक है, तो आई होप रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़े नए तरह से आपने एंजॉय करा होगा, और कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं जो कि कल के लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब मेरा ये है कि अब जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए उनको मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और जो टॉपिक्स रियल में लंबे होने चाहिए, जिन टॉपिक्स को के क्लासेस डेफिनेटली 2 घंटे 3 घंटे क्लासेस लेने के बावजूद वो 3-4 लेक्चर्स तक चले जाएंगे, तो वो क्लासेस ऑब्वियसली लंबे ही होंगे, क्योंकि उनको आप मैथमेटिक्स को 1 मिनट में नहीं सीख सकते हैं, वो शॉर्ट्स में और इसमें करके। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो चलिए लाइक करिए ताकि अब थोड़ी रीच बढ़े मेरी, क्योंकि ज़रूरी है ये मेरे लिए, और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो। सो दैट्स इट। ये एक तरह से कोर्स मैंने स्टार्ट करा है मैथमेटिक्स में, और इसको मैं सारे टॉपिक्स को मैं पूरी तरह से पूरे डिटेल में कवर करूँगा, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे कुछ हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होने के बाद ही मैं सेट्स एंड रिलेशंस या फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिगोनोमेट्री में है वो शुरू कर दूंगा। तो क्लासेस विल बी रेगुलर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब एंड like or dislike according to your preference, your likings. Thank you.